किया जाना था। और हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पश्चिम बंगाल से, कोलकाता से। कितना महत्वपूर्ण ये, और ख़ास तौर पर पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके थे जहां इसका विरोध हो रहा था पहले, तो अब क्या इसको समझा जाए, किस तरह से इसको देखते हैं और क्या रिएक्शंस लोगों के हैं, ये तो आप बताएं ही। साथ ही साथ जिस तरह से सरकार ने कई समितियां बनाई हैं और लंबे वक्त से लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है प्रसेनजीत की ये जो कानून है पूरा, ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। देखिए निखिल, सबसे पहले तो यह बता दूं कि पिछले कई सालों से 2019 से आज तक ये इंतजार में थे लोग जो इस कानून से लाभार्थी होने वाले हैं, और ऐसी लोगों की संख्या पश्चिम बंगाल में कई लाख है जी। तो ये जो लोग हैं, ये लोग कई दिन से, कई सालों से, कई दशकों से वंचित है, और इन्हीं लोगों के बारे में सोचकर ये कानून को लाया गया, ये अमेंडमेंट को लाया गया, और इंतजार में थे लोग। और अभी मैं तुरंत आपसे बात करने की मिनट पहले जब ये सीएए लागू होने की खबर हमारी चैनल पे सबसे पहले ब्रेक किया गया, तो तुरंत ही हम कुछ जगह पे जश्न की खबर हमें मिला है कि जश्न मनाया जा रहा है। उन लोगों ने जश्न मना रहे हैं जो पिछले कई दशकों से इसी के इंतजार में थे कि उनकी भारतीयता के ऊपर कोई सवाल ना उठा पाए, उनकी नागरिक होने के ऊपर कोई सवाल ना उठाया जाए। और जिस तरह से बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, मैं इस तरह से बताऊं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ जिस तरह से बांग्लादेश को भी इस कानून में जोड़ा गया है कि बांग्लादेश में जो धार्मिक अल्पसंख्यक है वो अगर किसी तरह से पीड़ित होके हिंदुस्तान आते हैं, मतलब पश्चिम बंगाल आते हैं, जो आते ही रहते हैं, ये कई सालों से, कुछ दिन पहले की बात अगर करें तो हमें कई सारे डिस्कशन में हम लोग ये बात करते थे, खासतौर से संदेश खाली की जब बात हम पिछले 1 महीनों से कर रहे थे, तो वहां पे भी जो पीड़ित महिलाएं हैं वो भी उसी तरह के लोग हैं जो पीड़ित होके बांग्लादेश से भारत आए थे। और ये जो मतुआ समिति है, जो हमारे मंत्री शांतनु ठाकुर जिस समिति को, जिस समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें लाखों लोग हैं जो अभी इस तरह के कानून के इंतजार में थे कि उनकी भारतीयता के ऊपर कोई सवाल ना उठाए। या उत्तर बंग में मंत्री निशित प्रामाणिक है, उनकी आसपास में जो लोग हैं, जो मंत्री जॉन बर्ला है, उनकी जगह पे जो राजवंशी है, जो कामतब बाकी लोग हैं, ये सारे लोग इसी कानून के इंतजार में थे कि उनकी भारतीयता के ऊपर कोई सवाल ना उठा पाए। तो इसी तरह से मैं जो कह रहा था कि तुरंत डीडी न्यूज में जब दिखा गया कि ये कानून के ऊपर रूल का नोटिफिकेशन आ गया है, तो तुरंत लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। ये इसी इंतजार में, क्योंकि बार बार गृह मंत्री ने बता रहे थे अलग अलग प्रोग्राम में कि चुनाव के पहले इस कानून को हम लागू करते रहेंगे, करके रहेंगे। तो ये जो मोदी की जो गारंटी, ये मोदी जी का गारंटी बोल के माना जा रहा था, और इनका कहना है कि आखिर तक और एक गारंटी जो आज इस वक्त लागू हो गया, और इसी गारंटी के साथ इन लोगों ने अपना जश्न मनाना शुरू कर दिया है। निखिल जी 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 जी, हमारे साथ और खास मेहमान रामकृपाल जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है रामकृपाल जी। और हमारे साथ आदित्य भोपाल से जुड़े हुए हैं। आदित्य, इससे पहले आपके पास जाए, रामकृपाल जी के पास आते हैं। रामकृपाल जी, कितना बड़ा फैसला और किस तरह से इसको देखते हैं, क्या कुछ बदलाव आएगा? देखिए, बहुप्रतीक्षित फैसला है, बहुत बड़ा फैसला है, और ये फैसला तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अमित जी तो कह ही रहे थे कि ये कानून बन चुका था, केवल इसके मॉडलिटीज कैसे लागू होगा ये बनाई जा रही थी। और बहुत पहले अमित शाह ने अभी तो पिछले हफ्ते ही कहा था कि ये लागू होगा, तो आज उसको लागू किया है। मैं केवल इतना ही कह रहा हूं कि गांधी जी से लेकर के जवाहरलाल, सबने, इवन मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि हमारे अगल बगल के मुल्कों के जो हिंदू, बाकी जैन, सिख, ऐसे लोग हैं जो परसिक्यूटेड हैं, जिनको प्रताड़ित किया जाता है, ऐसे लोग जो हमारे देश में आ गए हैं, और अपने ही देश में, ये बताइए कि हिंदुस्तान तो अकेला है जहां ये सब लोग आ सकते हैं। आज अगर उनको नागरिकता देने का ये चीज अधिसूचना जारी की गई है, तो मैं समझता हूं कि इससे
उन बेचारे असहाय लोगों को एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी, उनकी पहचान होगी। इसमें किसी की नागरिकता जा नहीं रही है, बार बार कहा जा रहा है जी। तो इसमें तो पूरे देश को, हर वर्ग को, हर तबके को खुशी मनानी चाहिए कि जो वंचित थे, जो बिल्कुल हाशिए पर हैं, जिनका बैंक खाता नहीं खुल सकता था, जो किसी स्कूल में पढ़ नहीं सकते थे, किस देश के नागरिक हैं दिखा नहीं सकते थे। बताइए कितना ज्यादा हमारे ही देश के जो कभी किन्हीं कारणों से अलग हो गए, मुल्क का बंटवारा हुआ और उनको इतनी यातनाएं दी गई, जिस तरह से वो यातनाएं भोग करके वो इस देश में इसलिए आए थे कि हमारा देश है, हमारी मिट्टी है, हमें न्याय मिलेगा। देर से ही आए, दुरुस्त आए, आज वो न्याय मिला है। मैं बहुत बहुत इस सरकार को, सारे लोगों को बधाई देता हूं, मोदी जी को बधाई देता हूं, अमित शाह जी को बधाई देता हूं कि हजारों लोगों का उन्होंने सपना पूरा किया है। जी, निश्चित तौर पर हजारों लोगों का सपना पूरा किया है और जो उत्पीड़ित थे, जो पददलित थे जिसको कहना चाहिए, वो जो है आज उनके उत्कर्ष का दिन है, क्योंकि ये कानून बना है कि उनको नागरिकता मिलेगी जो बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से पीड़ित होकर के जो अल्पसंख्यक समुदाय वो आए थे। भोपाल से आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भोपाल से क्या जानकारी देंगे, क्या रिएक्शंस हैं आदित्य, और साथ ही साथ ये भी समझना चाहेंगे कि जो इससे इसका लाभ पाने वाले लोग हैं, क्या उनमें से किसी की बात हो पाई है आपकी? निखिल, बहुत सारे लोग हैं। 2019 में जब ये पास हुआ था तो हमने लोगों की प्रतिक्रियाएं ली थी। हम जिन पीड़ितों की आप बात कर रहे हैं या जो चाह रहे थे, जिनके लिए ये कानून आया है, वो लगातार हमको फोन लगा रहे हैं और अब ये कंफर्म कर रहे हैं कि क्या ये खबर हमें सही मिल रही है। हम उनको बता रहे हैं कि हाँ, ये खबर बिल्कुल सही है। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना इंतजार था उन लोगों के लिए, क्योंकि कई परिवार हैं मध्य प्रदेश में, अभी भी कई परिवार ऐसे हैं जो 2014 के पहले यहाँ आए थे और इन देशों से आए हैं, उन 3 देशों से, पड़ोसी देश जो है हमारे, और वो अब चूंकि प्रक्रिया में शामिल होंगे और अब उनका अगला चरण यही है कि अगला सवाल वो हमसे भी यही पूछ रहे हैं कि अब हमें आगे क्या करना होगा। हम अपने चैनल के जरिए, सरकार भी लगातार ये कह ही रही है कि आप गृह मंत्रालय में एक आवेदन करना होगा और ये पूरी प्रक्रिया करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन देखा जाए तो जिस तरीके से मोदी की गारंटी जिसको माना जा रहा था, वो एक और गारंटी सरकार ने पूरी की है और एक विश्वास सरकार के प्रति अगर देखें तो लोगों के प्रति बड़ा है कि जो एक नागरिकता को लेकर लंबी लड़ाई वो लड़ रहे थे, लंबा इंतजार वो कर रहे थे, अब सरकार ने उनको कहीं ना कहीं ये राहत दी है। अब एक प्रश्न चिन्ह जो उनके ऊपर लगा होता था या पिछले कई वर्षों से लगा आ रहा था, उसको लेकर कहीं ना कहीं उनको राहत मिली है। दूसरी बात, एक चीज और निकल यहाँ समझना होगा कि जब ये 2019 में पास हुआ था तो समाज के कुछ वर्ग थे जो कुछ लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। सरकार भी लगातार ये कह रही थी कि ये किसी की नागरिकता खत्म करने का कानून नहीं है, ये नागरिकता देने का कानून है। तो भोपाल और मध्य प्रदेश की अगर मैं खासतौर से अगर बात करूं तो लोग कहीं ना कहीं इस बात को समझे हैं, जो सरकार ने समझाने की कोशिश की। गृह मंत्री अमित शाह भी समय समय पर समझा रहे थे, लोगों को बता भी रहे थे, तो लोगों की कहीं ना कहीं समझ में आ भी रही है। एक अच्छी प्रतिक्रिया अगर ये कहें कि सकारात्मक दृष्टि से जो है, ना सिर्फ वो लोग जिनको इसका लाभ मिलने वाला है, बल्कि समाज के अन्य लोग भी जो है वो इस निर्णय को देख रहे हैं और सरकार की इच्छा शक्ति की तारीफ कर रहे हैं। कई बड़े निर्णय थे जो सरकार नहीं ले पा रही थी, अब वो निर्णय सरकार ने लेना शुरू कर दिए हैं और जो गारंटी वाली बात है वो कहीं ना कहीं पूरी होती दिखाई भी दे रही है। जी, निश्चित तौर पर जब मोदी की गारंटी की बात होती है तो ये अगर ये कहा जाए कि ये उनके सरकार की गारंटी थी और बीजेपी की गारंटी थी और वो आज पूरी की है तो गलत नहीं होगा। एक बार जाएंगे पश्चिम बंगाल, कोलकाता में से प्रसेनजीत बख्शी के पास। प्रसेनजीत बख्शी, आपने देखा जिस बात को अभी आदित्य ने भी उठाया कि बहुत सारे ऐसे लोग थे शायद जिनको बरगलाया गया था, राजनीतिक कारण रहे होंगे, राजनीतिक लाभ लेने की इच्छा मंशा रही होगी। दिल्ली में इतने समय तक आंदोलन चला सीएए के खिलाफ, क्या वजह थी इस तरह से, और पश्चिम बंगाल में भी इसका बड़ा विरोध था। किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए निखिल, सबसे पहले तो मैं जब पहली बार आपसे बात कर रहा था तो मैंने अपने पूरे जो रिपोर्टिंग है उस रिपोर्टिंग में मैं उस बात को कह रहा था कि किस तरह से लोग खुश हैं। लेकिन अब मैं दूसरा पहलू बताना चाहूंगा कि ये घोषणा की करीब आधा घंटा पहले प्रदेश की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी इस घोषणा हो सकता है ऐसा समझकर उन्होंने फिर उनका जो पुराना जो पॉलिटिकल स्टैंड है उस स्टैंड को फिर से दोहराया और बताया कि हम इसे लागू नहीं होने देंगे। पहली बात तो ये जो घोषणा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी खतरनाक है, क्योंकि बंगाल के लोग उस वक्त
देखा था कि करीब 15-20 दिन तक किस तरह से सरकारी सामानों के ऊपर लोगों ने अपना जो भाई की जो वायलेंस किए हैं, और उस वायलेंस को रिपोर्टिंग करते करते हम भी थक चुके थे। जब लोगों को यह कहना जरूरी था कि यह नागरिकता देने की बात है, छीनने की बात नहीं है जी, तो लेकिन किसी ने इस तरह की बात को रखने की कोशिश नहीं किया सरकार की तरफ से, सवाए बीजेपी की तरफ से या बाकी लोगों की तरफ से। लेकिन जिस तरह से आज ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और यहाँ पे रामकृपाल जी भी है, वरिष्ठ पत्रकार, और आप भी है, और आप दोनों, आप सबकी थ्रू मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कल तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो कैंडिडेट लिस्ट निकाला गया, उनमें से एक इंसान ऐसा है मालदा में, मालदा की दोनों आसनों में से एक वहां पे उम्मीदवार है जिनका वीडियो अभी वायरल है कल से, पिछले 24 घंटों से, किस तरह से बरगला रहे हैं लोगों को ये इंसान। और ये बताया जा रहा है कि जो बताया जाता था, जो झूठ बातें फैला जाता था कि इससे खास एक समुदाय के लोगों को भारत से निष्कासित करने की एक प्रक्रिया है, ये इंसान जो है, ये इंसान पूरे देश में माने जाते हैं कि इस तरह की गलत भाषणों के लिए और गलत बयानों के लिए उन्हें ये इस बार उम्मीदवार बनाया गया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। और उसी जगह से जहां पे हम लोग इस तरह से, मतलब मालदा की उसी जगह से, मतलब ये मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, नदिया, हावड़ा, ये सारे वो जगह है जहां हम लोग उस वक्त 15-20 दिनों तक जो देखा था वो नहीं होनी चाहिए। और मुझे पता नहीं, अब मैं ऑफिस की दायरे के अंदर हूं, अब स्थिति क्या है, लेकिन लाखों लोग जब जश्न मना रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी लोग इस तरह की गलत बातों पर ना आए, और इस तरह की जो उनकी उम्मीदवार है, उनकी जो वीडियो वायरल है, उस वायरल वीडियो की इसमें ना आ जाए, और शांत रहे और शांति कायम रहे पूरे। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, लेकिन जी आपने लेकिन चीफ मिनिस्टर ने जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो काफी चिंता की बात है निखिल जी। निश्चित तौर पर चिंता की बात है, और आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि ये दरअसल नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। और इस बात को सभी को समझना चाहिए कि शांत और सहकारिता के साथ में ही लोगों को इस ये जो कानून है उसका स्वागत करना चाहिए। और किसी भी तरह से जो अगर इसमें कोई लोग इसको बरगलाते हैं इसके विषय में, तो वो एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। रामकृपाल जी के पास जाएंगे। रामकृपाल जी, आपने सुना हमारे पश्चिम बंगाल से, कोलकाता से हमारे संवाददाता को, प्रसेनजीत बख्शी को, क्या दिक्कत हो सकती है? क्या ये राजनीतिक तुष्टीकरण का एक और स्टेप फर्दर है पश्चिम बंगाल में? कैसे देखेंगे इसको? देखिए, मुझे प्रसेनजीत दा ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। एक सीधी सीधी बात देखिए कि इसमें अपने आप कुछ नहीं होना है। ये सिर्फ है, इसको कहते हैं नागरिक संशोधन अधिनियम है, नागरिकता संशोधन अधिनियम है। यानी जिन लोगों को जो यहाँ पे हैं और जिनको जो बताया गया, हिंदू, सिख, ये सब लोग जिनको नागरिकता नहीं, वो अप्लाई करेंगे तो उनको नागरिकता मिलेगी। बाकी किसी को इसमें तो कहीं कुछ है नहीं कि अपने आप सरकार जा करके किसी की नागरिकता छीनेगी। ऐसा तो न कोई प्रावधान है, न कोई चीज है। किस आधार पे ममता बनर्जी ये बात कह रही है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। दो बातें आपने बहुत सही बात ये कही कि जो लोग ऑनलाइन है ये प्रक्रिया, जो अप्लाई करेंगे उन्हीं के ऊपर लागू होगी, जो नहीं करेंगे उनके ऊपर कैसे हो सकती। दूसरी बात, ममता बनर्जी का कहना कि कानून लागू नहीं होने देंगे, ये किस तरह की भाषा है? ये देखिए, ऐसा है कि देश का कानून है, कोई भी इसको राज्य सरकार यह कह के कि इसको नहीं लागू होने देंगे, कोई मतलब नहीं है। नागरिकता का अधिकार जो है वो केंद्र का है। अब ये जबरदस्ती का दुष्प्रचार करने की कोशिश, और ये आप जानते हैं ना, कुछ विघ्न संतोषी ताकतें हमेशा रहती हैं समाज में। लेकिन अब लोग धीरे धीरे, देखिए 2019 में इसको लोग ज्यादा समझ नहीं पाए थे, शुरुआत थी और बरगलाया गया। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को यह समझ में आ गया है कि इससे किसी की भी नागरिकता नहीं जा रही है, केवल उन लोगों को जो बेचारे यहाँ आए हुए हैं, और वो भी जब अप्लाई करेंगे उसकी जांच होगी, सच्चाई होगी कि वाकई
इनको दिया सच है या जाना नहीं है? जी। नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा सरकार करेगी। इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता, अगर आप उसके पात्र नहीं है तो नहीं मिलेगी। लेकिन छीनने का तो कहीं से कोई जिक्र ही नहीं है, न ये संभव है। किसी की नागरिकता छीनना असंभव है। CAA जो है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें अपने आप किसी के कुछ नहीं होना है। ये साधारण सी बात है। लेकिन जैसा मैंने कहा, कुछ लोग इसका चुनाव आने वाला है, नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो कम से कम मुखिया है, जिसको कानून का ज्ञान है, उसे कोई अलग बात नहीं करनी चाहिए। जो है वही जनता को बताना चाहिए। जी, लेकिन दरअसल जब राजनीतिक इच्छा, अगर उससे राजनीति जुड़ी हो रामकृपाल जी, और कहीं ना कहीं अगर उसमें कुछ एक्सट्रैक्ट निकलता हो, तो निश्चित तौर पर इस तरह की बातें सामने आती हैं, और इस पर और ज़्यादा बातचीत करेंगे। लेकिन आदित्य के पास चलते हैं। आदित्य, किस तरह के रिएक्शंस आपने बताया कि वहाँ पर लोगों में खुशी का माहौल है। मुझे उम्मीद है कि जो भोपाल या मध्य प्रदेश की तस्वीर होगी वो बिल्कुल अलग होगी, और एक शांति और स्थिरता के साथ में ही इसका स्वागत हो रहा होगा। देखिए निखिल, अभी तो एकदम कहीं की खुशी का माहौल है, शांति है। लेकिन देखिए, जो प्रसन्नजीत जी कह रहे थे, रामकृपाल जी भी जो कह रहे हैं कि एक ये राजनीति है, राजनीति कुछ भी बरगला सकती है। और देखिए, इस देश में एक बड़ा वर्ग ऐसा है, राजनीति के तौर पे अगर देखें, भारतीय जनता पार्टी ये कहती भी आई है कि पिछले कई आजादी के बाद से कई वर्षों में कुछ लोगों को शायद शिक्षित भी इसलिए नहीं किया गया, या उन तक जानकारियां भी इसलिए नहीं पहुंचाई गई ताकि वो अपने एजेंडे को सफल बना सकें। और यही वो कारण था। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो लोगों को बरगला देते हैं। लेकिन अब जब हमारी लोगों से बात हुई, और जब CAA पास भी हुआ था, उस वक्त भी जब लोगों से बात हुई थी, तो वो यही कह रहे थे कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो इस बात को जानता है, जो समझदार वर्ग है, वो इस पूरी इसके फायदे और नुकसान को बहुत अच्छी तरीके से समझता है। और जो जिस तरीके से रामकृपाल जी भी कह रहे थे कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, अप्लाई करके आपको नागरिकता मिल जाएगी, आपको कोई नागरिकता खत्म करने का तो प्रावधान इसमें कुछ है नहीं। तो सिंपल सी बात है, वो वर्ग यही कह रहा है कि हम पढ़े लिखे लोग हैं। सरकार के कई फैसले, इससे पहले भी कई लोग आए, तो राजनीति के कई लोग आए जो 3 तलाक के वक्त भी हमको इस तरीके से बरगलाने की कोशिश की गई, या कई और मुद्दे सरकार ने बड़े फैसले लिए, उस वक्त भी अलग अलग राजनीतिक दलों के जरिए हमको बरगलाने की कोशिश की गई। और उसके बाद जब हम पूछने जाते थे उनसे निखिल कि आपको पता है CAA क्या है, आपको पता है कि सरकार ये कानून लेकर आई है, आप इस बारे में जानते हैं, तो शायद उसकी पूरी जानकारी भी उन तक नहीं होती थी। लेकिन मीडिया के माध्यम से, हमारे माध्यम से, सरकार के माध्यम से, और चूंकि डबल इंजन की सरकार जब राज्य में होती है, तो वो डबल इंजन की सरकार भी इसको जागरूकता की एक बहुत जिम्मेदारी निभाती है। तो कहीं ना कहीं उसका एक असर ये देखने को मिला है कि जो पढ़ा लिखा वर्ग था, समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, वो आगे आए इस कानून को लेकर। उन्होंने उस वर्ग को समझाया भी, और उसका नतीजा ये हुआ कि वो अब जैसे कहें कि समाज में ऐसे लोगों तक भी पहुंच रहे हैं कि जो इस बात को शायद समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि जिन तक ये बात नहीं पहुंच पा रही थी, या जो लोग इसका विरोध में पहले खड़े भी हो पा रहे थे, आज वो गिने चुने लोग हो पा रहे हैं। वो समझ रहे हैं उस राजनीति को कि आखिर कौन लोग थे और किस मंशा के साथ वो उनको बरगलाने का काम कर रहे थे। और जब कानूनवेद, शिक्षावेद, समाजसेवी ये आगे आए, सरकार ने जागरूकता के कई काम किए, हम जैसे मीडिया ने अपनी भूमिका निभाई, तो कहीं ना कहीं इसका असर हुआ है। और आज जब ये लागू हुआ है तो पॉजिटिव रिएक्शन इसलिए आ रहे हैं। आज हम शांति से भोपाल में इसीलिए खड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश से कहीं ऐसी खबरें नहीं आ रही हैं कि इसको लेकर कोई विरोध की कोई खबरें आ रही हो। अच्छी पॉजिटिव रिएक्शन ही हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं निखिल। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, और यही वक्त की मांग है कि अच्छी पॉजिटिव रिएक्शंस निकल कर आए। हमारे साथ रामकृपाल जी जुड़े हुए हैं। रामकृपाल जी, ये जो CAA की बात जब कही जाती है, नेहरू लियाकत समझौते 1950 की भावना के अनुरूप है, तो आप समझ सकते हैं, जैसा कि आपने भी शुरुआत में आपने कहा कि गांधी जी यही चाहते थे, नेहरू यही चाहते थे, मनमोहन सिंह के समय तक ये बात कही जा सकती थी, लेकिन उसमें बदलाव कोई ला नहीं सका। तो दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति जो कहा था बीजेपी ने और उसकी सरकार ने, वो करके दिखाया है। किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, बिल्कुल सही है। मोदी जी बार बार कहते हैं कि भाई जो उन्होंने कहा है उसकी गारंटी वो देते हैं। एक गारंटी और ये सही हुई है, और जैसा मोदी जी कहते हैं, यही समय है, सही समय है जी। और मैं एक बात और कहूंगा, जिन लोगों ने बरगलाया था, अब उनकी झूठ की पोल खुल जाएगी, क्योंकि अब ये लागू हो गया है। अब आप देखिए, जैसे ही समय बीतेगा, 24 घंटे 48 घंटे, तो जो लोग इसका
दुष्प्रचार कर रहे थे पहले, अब उनकी पोल खुल जाएगी। क्योंकि जब अगर अगले 24 घंटे 48 घंटे में जब लोगों को लग जाएगा किसी की नागरिकता नहीं जा रही है, ये प्रोसेस, तो आप तय जान लीजिए झूठ का सहारा लेके जो लोग चले थे ये उनके लिए ही सेल्फ गोल होगा। और अभी भी जो लोग झूठ बोलेंगे तो इलेक्शन अभी थोड़ा सा महीना 1.5 महीने का टाइम है। इस 1.5 महीने में सारी पोल खुल जाएगी उनकी। जब किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, जनता समझ जाएगी, जो लोग भड़के हुए थे या जो लोगों को पता नहीं था, जब इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा और कहीं कुछ किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी तो ऐसे लोग मुंह के बल गिर पड़ेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं झूठ के सहारे राजनीति आप कर सकते हैं, लेकिन आपको महंगा पड़ेगा और आप रिजेक्ट होंगे। जी, ये बहुत बड़ा है, मैं बता रहा हूं आपको। जी, अभी आप देखने दीजिए, आज से लागू हो गया है ना। अब जैसा कि आपके संवाददाता कह रहे हैं कि लोग आनंद मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, कहीं से भी किसी का लागू हो गया है। जब किसी को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं पड़ेगी, डर नहीं है, तो फिर इसमें डरने की कौन सी बात है। तो ये चीजें जैसे जैसे वक्त बीतेगा, लोग जो ताकतें थी, जो विघ्न संतोषी कहते हैं, जिनको पर पीड़ा में सुख मिलता है, वे ताकतें अलग थलग पड़ जाएंगी। जी जी जी, निश्चित तौर पर हमारे साथ ऋषि कुमार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। ऋषि, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से अभी रामकृपाल जी ने कहा कि ये जब समय के साथ पोल खुल जाएगी, आज से लागू हुआ है, आने वाले समय में लोगों को पता चल जाएगा। पिछले 5 वर्षों में सरकार ने भी इस बात का प्रयास किया है, कई सारी समितियां बनी और कई बार इस बात को प्रयास किया गया, जागरूकता फैलाई गई लोगों में, ताकि इसके विषय में जो सच है वो लोग जान सकें। कितना जरूरी है ये, और आपको लगता है कि अभी भी लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, लोगों को ये बताने की जरूरत है कि दरअसल ये कानून किसी के खिलाफ नहीं है? बिल्कुल, ये कानून किसी के खिलाफ नहीं है निखिल। देखो, इस बात को हम देख सकते हैं कि सरकार ने 5 वर्ष पहले, करीब 5 वर्ष पहले ये कानून लागू किया था और उसके यानी कि ये दोनों सदनों से पारित हुआ और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून अमल में आया। लेकिन अधिसूचना लगाने में सरकार ने इतना जो वक्त लिया है वो ये बताता है कि सरकार की मंशा एक सकारात्मक मंशा है, क्योंकि किसी भी तरीके की अफवाह फैलाने वाले विपक्ष को इस मामले में सरकार ने कटघरे में खड़ा कर दिया है कि अब आप बताएं कि अगर हमें कोई बदनीयती होती तो हम इसको उसी समय लागू करके इसको कर सकते थे। लेकिन सरकार की मंशा ये थी कि लोग इसको समझें, और जब लोगों को ये बात पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी तब इसको लागू करेंगे। यानी कि पूरे पब्लिक कॉन्फिडेंस के साथ आने के बाद ही सरकार ने इसको लागू करने का प्रयास किया है और इस पर तमाम चर्चाएं हुई हैं, तमाम सेमिनार्स हुए हैं और हर बार बयान इस तरीके के दिए गए हैं जिससे कि देश की जनता के बीच में एक सकारात्मक रुख सामने आए। और यही वजह है कि सरकार ने पर्याप्त समय लिया और अब जाके नोटिफिकेशन जारी किया है। और जैसे कि रामकृपाल जी बता रहे थे कि इस नोटिफिकेशन के बाद जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे वो लोग जो इसके विरोध में कि लोगों की नागरिकता जाएगी, इस विरोध की जो राजनीति कर रहे थे वो एक्सपोज होंगे, क्योंकि ये नागरिकता देने वाला है और उन 6 वर्गों के लिए जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के हैं और उनके साथ जातियां हुई हैं और लंबे समय से वो भारत में रह भी रहे हैं। भारत ने उनको संरक्षण दे रखा है। भारत में पहली बार ऐसा नहीं है कि भारत ने संरक्षण दिया हो। हमने हमेशा उस समय पर लोगों की मदद की है जो मुश्किल वक्त में रहे हैं और तमाम शरणार्थी भारत में आके रहे हैं। और यही वजह है कि हमारी पूरी दुनिया में यह छवि है कि भारत एक शांति प्रिय देश है जो कि मानवता के लिए और अमन चैन के लिए लगातार काम करता रहता है। अब मानिए कि ऐसे मुल्क में जो हमारे पड़ोस में है, पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान, अगर यहाँ के अल्पसंख्यक यहाँ पर आकर रह रहे हैं और उनकी बात सभी सरकारों ने कही है, एक सरकार ने आके इसको लागू कर दिया, तो इस पर तो सभी को खुशी मनानी चाहिए, ना कि सियासत करनी चाहिए। अब इस बात को स्पष्ट होने में ज़्यादा वक्त नहीं है कि ये कानून देने वाला है, जो नागरिकता है वो देने वाला है।
जी जी जी, निश्चित तौर पर। तो हमारे संवाददाता इस वक्त मजनू का टीला नई दिल्ली से जुड़े हुए हैं, जहां पाकिस्तान से कई जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आके रुके हुए हैं, बसे हुए हैं, तो उनसे उन्होंने बातचीत भी की और हमारे साथ भी हमको भी अपडेट्स दे रहे हैं। फिलहाल हम बता दें कि हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। मैं प्रकाश चंदालिया जी को देख पा रहा हूं, संपादक हैं राष्ट्रीय महानगर कोलकाता के। बहुत स्वागत है आपका। और प्रकाश चंदालिया जी, आपने देखा कि किस तरह से विरोध जो है वो पश्चिम बंगाल में शुरू हो गया है। ये विरोध सियासी है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। देखिए, इस सीए का विरोध वही लोग कर सकते हैं जिन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। 2019 में यह केंद्र से पारित हुआ। राष्ट्रपति के सदन में बहस होने के बाद में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए और टीवी चैनलों पर क्रिस्टल क्लियर इतनी डिबेट्स हो चुकी हैं कि अब इसको लेके किसी प्रकार का कोई संशय रखने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, उन देशों में जो अल्पसंख्यक, तीनों मुस्लिम बहुल देश हैं, और उन देशों में अल्पसंख्यक लोगों की क्या स्थिति है। 1947 में कितनी भारी संख्या में हमारे हिंदू लोग वहां पाकिस्तान में मौजूद थे। आज हिंदुओं की वहां पर संख्या देख लीजिए। आज वही लोग विरोध कर रहे हैं जिन्हें इन अल्पसंख्यकों की, हिंदू हो गए, सिख हो गए, पारसी, ईसाई, जैन, बौद्ध, सभी लोगों की दर्द और प्रताड़ना की जिन्हें फिक्र नहीं है, या उनके दर्द से, उनकी प्रताड़ना से जो वाकिफ नहीं है, वही लोग इसको विरोध कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो कानून केंद्र से पारित हो गया, सदन से पारित हो गया, और जिस कानून पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए, उसे कोई प्रदेश रोक देगा, ऐसी शक्ति तो किसी प्रदेश को नहीं मिली है। ये फेडरल सिस्टम है और पहले दिन से हमारे पश्चिम बंगाल प्रदेश के मुख्यमंत्री इसका विरोध करती आ रही हैं। और मुझे लगता है कि एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई एक बहुत बड़ी शख्सियत को, जो राजनीति की बहुत पुरानी खिलाड़ी रही हैं, उन्हें बड़े संयम के साथ में इसका स्वागत करना चाहिए था। यह किसी की नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है। इससे जो प्रताड़ित लोग रहे हैं अल्पसंख्यक समुदाय के, उन लोगों को पहले भारत में उन लोगों को नागरिकता लेने के लिए लंबे समय तक भारत में निवास करना पड़ता था। उसके बाद आवेदन करने पर उन्हें नागरिकता दी जा सकती थी, वैसा प्रावधान था। लेकिन अब यह हो गया है कि आप आवेदन करें और आपके लिए द्वार खुले हैं। आज हमारे वे भाई लोग जो भारतवंशी हैं, जो पूरी दुनिया में बसे हुए हैं, जो इन प्रताड़ना में के शिकार हुए हैं, वैसे लोगों के लिए अगर कोई कानून बनता है तो उसका विरोध करने का कोई कारण समझ में नहीं आता है। जी जी जी, निश्चित तौर पर कोई कारण समझ में नहीं आता। और जैसा कि आपने शुरुआत पे कहा कि इसका कारण केवल सियासी हो सकता है, सियासी रोटियां सेकना हो सकता है। हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि जो हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है, हमारे साथ में देवाशीष हमारे संवाददाता गुवाहाटी से जुड़ गए हैं। देवाशीष, आपका स्वागत है। ऋषि कुमार जुड़े हुए हैं, प्रसेनजीत बख्शी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी जुड़े हुए हैं, और मैं देख पा रहा हूँ हमारे साथ प्रफुल्ल केतकर जी भी जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल केतकर जी, बहुत स्वागत है आपका। ऑर्गेनाइजर के संपादक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अभी आप सुन रहे थे प्रकाश चंदालिया जी तो अपना वक्तव्य दे ही रहे थे। फिलहाल उनसे चर्चा हो रही थी, तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सीए पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की क्या प्रतिक्रिया रही है, आइए इसको पहले सुन लेते हैं। राजनीतिक दृष्टि से देखने वालों के अपनी अपनी नजरिया है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। पर देश के हित में क्या बेहतर हो सकता है, सरकार हमेशा सोचती है और कोशिश करती है कि देश के हित में ऐसे फैसले जिसके माध्यम से जनता को लाभ हो, ये सुनिश्चित करती है। और सीधे रुक करेंगे देवाशीष का, गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवाशीष, दो राज्य ऐसे थे, असम और पश्चिम बंगाल, जहां पर इसके विरोध की बात कही जा रही थी। मैं जानना चाहूंगा क्या सिचुएशन है, किस तरह से इसका स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से आदित्य ने बताया और भोपाल से, और साथ ही साथ प्रसेनजीत ने बताया पश्चिम बंगाल से, कि तमाम वर्ग ऐसा है जो इसका स्वागत कर रहा है। क्या जानकारी आप देंगे गुवाहाटी से और असम से? हाँ, देखिए, आपने अभी बोला है कि असम और पश्चिम बंगाल में हम लोग का ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट
एक्ट है, इसके लिए थोड़ा सा बातचीत हो रही है। लेकिन मैं इस वक्त गुवाहाटी के मास मोर्चे पे यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई ऐसी हिंसात्मक परिस्थिति नहीं, यहाँ पे कोई ऐसी हड़बड़ी नहीं जिसके कारण ये सिचुएशन थोड़ा बदलाई जा सकता है। लेकिन ये बात मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे जो ये लोग हैं अभी भी संपूर्ण शांति यहाँ पे है, यहाँ पे कोई ऐसा हिंसात्मक परिस्थिति नहीं हुआ है। लेकिन मैं एक बात आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगी, जो है 2019 दिसंबर में जब ये CAB था, मतलब ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, तब यहाँ पे थोड़ा सा प्रोटेस्ट हुआ था। लेकिन अभी देखने को मिला है कोई यहाँ पे कहीं भी कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ कुछ जगह में प्रोटेस्ट हो रहा है, कुछ कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में नाम लेना चाहूंगा, आंसू और उसके साथ ही ट्रीज जनजातीय संगठन, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इस सब प्रोटेस्ट में देखने को मिला संपूर्ण शांतिपूर्ण है, यहाँ पे कोई ऐसा परिस्थिति नहीं हुआ है जिसके कारण लॉ एंड ऑर्डर अभी खराब हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो संपूर्ण शांतिपूर्ण है और यहाँ के जो लोग हैं उस लोगों में से देखा जा सकता है कि कुछ लोग ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को अपोज कर रहे हैं। लेकिन 2019 दिसंबर से अभी 2024 तक जितना भी साल पार हुए हैं, इस साल में देखा है कि लोगों का कुछ मानसिक चेंज हुआ है। जो पहले बताया था उसके बारे में अभी जो सोचते हैं कि ये डिसीजन सही है गलत है, वो लोग अभी जांच कर सकते हैं। हम आपको अगर कॉमन पब्लिक के बारे में बताए कि वो लोग क्या सोचते हैं, वो लोग अभी इसको कुछ लोग खुद हद तक इसको स्वीकार करते हैं और उसके तुलना में 2019 में वो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखने को मिला है जो जनरल पब्लिक है वो लोग अभी ऐसा कोई हड़बड़ी नहीं कर रहे, ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट नहीं है। और आपको मैं यहाँ पे एक और बात बताना चाहता हूँ, कुछ ही दिनों पहले असम के डीजीपी जेपी सिंह ने एक ट्वीट की थी, वहां में उन्होंने बताया था कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट करता है, असम बंद देता है, तो ऑलमोस्ट 1,500 करोड़ तक जरिमाना या आपको फाइन भरना हो सकता है। उसके बाद कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आंसू उन लोगों ने हम लोग सबको साथ बात किया, उसके बाद उन लोगों ने अभी देखने को मिला कुछ ही देर में आंसू ने प्रेस मीट किया था, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। उन्होंने बताया कि 1971 के 24 मार्च से आगे जो लोग आए थे उन लोगों को स्वागत करते हैं, उसके बाद किसी को भी मानना यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जरिए किसी को सिटीजनशिप नहीं मिलने वाला है। लेकिन वो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं संपूर्ण शांतिपूर्ण है, कोई वायलेंस नहीं है। कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए थे, उस दिन भी संपूर्ण शांतिपूर्ण यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद भी एक राजनीतिक दल भी वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात पूरा क्लियरिटी के साथ बताना चाहता हूँ, 2019 में जो सिचुएशन 2019 पे जो सिचुएशन था, अभी 2024 में वो सिचुएशन नहीं है। वो सिचुएशन नहीं है क्योंकि लोगों को जागरूक किया गया। जी, कुछ लोगों को कुछ पॉइंट है, उस लोगों का कुछ आर्गुमेंट्स है, लेकिन कुछ लोग अभी सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी मैं गुवाहाटी के बीच में ही फिलहाल मैं ये परिस्थिति दिखाना चाहता हूँ। देखिए सब लोग यहाँ पे आसानी से सब लोग यहाँ से जा रहे हैं, जो लोग आते हैं वो लोग सब कुछ रास्ते से यहाँ से वहां हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई सिचुएशन नहीं है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया देवाशीष। लोगों को जागरूक किया और सभी देवाशीष लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की सिचुएशन जो भी जहां पे भी है वहां पे आपका पॉइंट आ गया देवाशीष, आपका पॉइंट आ गया। आपने बताया कि जिस तरह 2019 में कुछ लोगों का विरोध था, 2024 में वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। और हमारे साथ में प्रफुल्ल केतकर जी जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल केतकर जी, किस तरह से देखते हैं इस निर्णय को? क्या कहा जाएगा कि मोदी की एक और गारंटी जो थी वो पूरी हुई है? किस तरह से इसको देखेंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में और एक जो कमिटमेंट था वो फुलफिल हुआ है। वैसे तो संसद ने इसको पारित कर दिया था, राष्ट्रपति जी की मान्यता मिल गई थी, रूल सिर्फ नोटिफाई होना बाकी था जो आज नोटिफाई हो गया है। देखिए निखिल, मैं मानता हूं इसमें दो तरह के कंफ्यूजन क्रिएट करने का डेलिबरेट प्रयास हुआ। एक कम्युनल लाइंस पर हुआ, एक लिंग्विस्टिक लाइंस पर हुआ। एक बंगाली आइडेंटिटी के बंगाल भाषिक लोगों के इस पर, जैसे अभी आंसू का ये चला तो असम में मूलतः वो था, और दूसरा कम्युनल लाइन पर चला कि केवल इन्हीं समुदायों को क्यों। तो इसकी बड़ी स्पष्टता मुझे लगता है स्वाधीनता के समय से ही हमारे मन में थी कि भारत के पड़ोसी मुल्कों में क्योंकि उन्होंने मतलब सेक्युलर कंट्री के नाते तो हमने सारे संप्रदायों का सम्मान और स्वीकार किया हुआ है। पाकिस्तान ने तो नहीं किया हुआ, अफगानिस्तान ने तो नहीं किया हुआ, और यही कारण है वहां पे ये अल्पसंख्यक समुदाय प्रताड़ित होते रहे, बड़ी संख्या में यहाँ पे आए।
और इसकी भी कट ऑफ डेट है, इसकी कट ऑफ डेट है 2014 की। इसके कारण मुझे लगता है कि कोई कंफ्यूजन होने के कारण नहीं है। कल ममता बनर्जी ने अपने कैंडिडेट्स का डिक्लेरेशन करते हुए भी ये डेलिबरेट प्लॉय था, उनको ये पता था क्योंकि गृह मंत्री खुद ये बोल चुके थे कि चुनाव की घोषणाओं से पहले सीए के रूल्स आ जाएंगे। लेकिन फिर भी जाते जाते ममता बनर्जी ये बोल गई कि मैं एनआरसी लागू नहीं होने दूंगी। ये डेलिबरेट पॉलिटिकल गेम था कम्युनल सेंटिमेंट्स को भड़काने का। एनआरसी जो है वो नागरिकता का रजिस्टर होता है, वो उसके बारे में केवल असम छोड़कर बाकी कहीं पे भी ये हुआ नहीं, और वो भी हाई कोर्ट के कहने पर और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हुआ था। लेकिन जहां तक सीए की बात है, सीए किसी की भी नागरिकता लेता नहीं है, सीए नागरिकता देने को फैसिलिटेट करता है जो प्रताड़ित हुए हैं। और ये भी नहीं है कि मुसलमानों को नागरिकता नकारने की बात है। आज भी नॉर्मल कोर्स में जैसे अदनान सामी ने ली वैसी नागरिकता कोई भी मुस्लिम व्यक्ति भी ले सकता है। लेकिन ये स्पेसिफिक क्लॉज और स्पेसिफिक प्रोविजन जो है, इसमें बंगाल में जो मतुआ समुदाय है, जो वहां से प्रताड़ित होकर अनुसूचित जाति के बड़ी संख्या में लोग हैं, राजस्थान में आए हुए भिल समुदाय के लोग हैं, जो पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत से आए हैं, इनको बड़ी मात्रा में लाभ मिलेगा, राहत मिलेगी। मुझे लगता है कि इसके बारे में अभी अवेयरनेस और फैसिलिटेशन और अच्छी तरीके से कैसे हो सके, इसके बारे में हम बिल्कुल का प्रयास करें। बिल्कुल। और अब कैसे लोगों को अवेयर किया जाए, ये एक बड़ी बात कही आपने कि 5 वर्षों के इस अंतराल में जो एक विरोध था, जो लोग नहीं समझते थे, वो समझ तो जरूर बढ़ी, लेकिन इसको थोड़ा एक स्टेप और फर्दर ले जाने की जरूरत है। फिलहाल हमारे साथ में योगेश शीतल जुड़े हुए मुंबई से। क्या क्या जानकारी देंगे योगेश, किस तरह का रिएक्शन है मुंबई में? देखिए निखिल, जिस तरीके से अचानक ये डिसीजन एक तरीके से कहीं तो आया है, तो अभी फिलहाल जो पॉलिटिकल क्लास होता है उनका भी डिसीजन आया नहीं है, क्योंकि वो हम जानते हैं कैलकुलेटेड रहता है वैसे भी समय जब इलेक्शन सामने है। अगर पिछले 3-4 साल की बात करें जो हमने मुंबई में यहाँ पर देखा है, तो आजाद मैदान में किस तरीके से इनकलाब मोर्चा शुरू हुआ था, जो बेसिकली प्रोपेगेंडा को बूस्ट किया जा रहा था धीरे, लेकिन फिर उसको काउंटर किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा थे, इसके अलावा जो यूथ थे बेसिकली वो पार्टी से अलग थे। आप चाहे घाटकोपर ले लें, चेंबूर ले लें, जो मुंबई का हार्ट है, वहां लोग निकल के आए, उन्होंने अगस्त क्रांति मैदान है वहां पे वो जुटे, एक तरीके का संदेश दिया कि अगर आप प्रोपेगेंडा को बूस्ट करेंगे, जिस तरीके का प्रोपेगेंडा गढ़ा जा रहा था पूरे सीए के पीछे जो हमने देखा था लगातार, उसको आप कह सकते हैं कि उसको तोड़ने के लिए, उसको ध्वस्त करने के लिए कई तरह के यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी आगे आए थे। और एक तरीके का हमने वो भी दौर यहाँ पर देखा था जब मुंबई में एक तरीके का पैरेलल प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा था। हालांकि मुंबई पुलिस काफी सक्रिय रही शुरू से ही, और जब कोविड के टाइम में, कोविड काफी के मुझे याद है तब उस वक्त में गेटवे पे था, किसी स्टोरी को मैं कर रहा था जो श्रमिकों के लिए थी, उस वक्त हमने देखा था कि किस तरीके से प्रोटेस्ट के आप कह सकते हैं कि उसके मास्क के अंदर किस तरह पूरा जावेरी बाजार और भाईखला का जो एरिया था वहां पे लोगों को कानों कान संगठित करके कोशिश ये की जा रही थी यहाँ पे अशांति फैलाई जा सके और जो मुंबई का जो चक्का है उसको किस तरीके से रोका जा सके। लेकिन हालांकि कोविड था, जिस तरीके से अभी जो सीए वो भी हमने देखा कि कोविड की वजह से डिले हुआ, लेकिन इस बीच में अगर इस पूरे अंतराल में देखें तो जो प्रोपेगेंडा था या जो आप कह सकते हैं कि जो मिसगाइड करने का प्रयास था, एक संगठन आप कह सकते हैं, एक वर्ग कह सकते हैं, एक तरीके के लोग आप सेट ऑफ पीपल कह सकते हैं, उनका कहीं ना कहीं जो है उसको धीरे धीरे करके इतनी तरीके से तोड़ दिया गया अब तक कि अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इसको लेकर किसी तरह का कंफ्यूजन या जो मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में गढ़ी गई थी या समय के साथ हुई थी वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे कम हुई है। और मुझे लगता है एक अच्छा समय भी होगा, और खास करके क्योंकि जो कमिटमेंट था जिस तरीके से अतिथि और बाकी हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि एक तरीके की मोदी की गारंटी जो है वो फुलफिल हुई, लेकिन आप पॉलिटिकल डेकोरम के अगर अलग उस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के अलग देखेंगे तो यहाँ पे मुंबई में फिलहाल शांति और लोग इसका स्वागत ही करते दिखेंगे, क्योंकि शुरू में भी मुंबई या महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में एक कुछ आवाजें उठी थी, लेकिन उसको समय के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन के थ्रू आप कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन गैप होने की स्थिति यहाँ पे नहीं दी गई, और कुल मिलाकर ये तस्वीरें, बिल्कुल ये तस्वीरें भी हम साथ साथ दिखा रहे हैं किस तरह से कोलकाता से, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि किस तरह से ये कलकत्ता में लोग ढोल नगाड़ों गाजों के साथ में इस जो सीएए को जो नागरिकता संशोधन कानून को देश भर में लागू किया गया है उस पर ये तस्वीरें देखिए। ये आनंदित, उल्लसित, प्रसन्नचित्त लोग हैं
और इनके आनंद का पारावार नहीं है, क्योंकि इनको भारत की नागरिकता मिल गई है। अब दरअसल इनको नागरिकता मिल सकेगी, इनको अप्लाई करना होगा और उसके बाद इनको नागरिकता मिल सकेगी। जिस कानून का लंबे अरसे से ये इंतजार कर रहे थे, उसका वो जो है वो दिन आज आ गया है। हमारे बहुत सारे संवाददाता जिनसे हमने बात की वो बताते हैं कि लोग लगातार उनको फ़ोन करके पूछते रहे और पिछले 5 वर्षों में भी पूछते रहे कि आखिर कब आएगा ये कानून, और आज वो दिन आ गया। तो निश्चित तौर पर लोग बेहद प्रसन्न हैं। रामकृपाल जी, आपके साथ मैं एक छोटा सा कमेंट चाहूँगा। ये जो लोग आपने देखा कितने उल्लसित हैं, कितने प्रसन्नचित्त हैं, किस तरह से इनकी खुशी को डिस्क्राइब करेंगे? राजनीति को अलग कर दीजिए, जो इसका क्रक्स है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने कहा जैसा कि जब ये लागू हो गया है तो अब इसके पहले जो इसके नाम पे झूठ फैलाया जा रहा था वो अब साफ हो जाएगा। तो ऐसी ताकतें, जैसे आप देख रहे हैं पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। और मैं एक बात और कहूंगा कि अगर टेलीविजन, जितने टेलीविजन चैनल हैं, अगर ये लोग कुछ 1-2 केस स्टडी करें कि जो लोग यहाँ आए हैं और जो 20 साल से कैसे कैसे यहाँ रह रहे हैं, उनका अपना बैंक खाता नहीं खुल रहा है, उनके बच्चे 18-18 साल के हो गए हैं, उनको किसी स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि उनके पास न तो आधार कार्ड है न कुछ है, कि एक एक केस स्टडी अगर लोग दिखाएं तो मैं समझता हूं कि सारी की सारी ये इतना बढ़िया कदम है, पोल खुल जाएगी। और जैसा कि प्रफुल्ल जी ने कहा, देखिए बरगलाने के तरीके क्या होते हैं। ये बार बार अमित शाह जी और बाकी लोग भी पिछले करीब 15 दिनों से ये बात हो रही है कि इसे लागू किया जाएगा और चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। तो ये तो सबको पता था कि ये लागू होने वाला है, लेकिन कल जानबूझ करके ममता जी ने सीए का नाम नहीं लिया, एनआरसी। अब असल में कॉमन मैन जो बेचारे हैं, जिनको भड़काया जाता है, उनको ये पता नहीं कि एनआरसी क्या है और सीए क्या है। ये शुद्ध रूप से अब इसके लागू हो गया, तो जब तक लागू नहीं था तब तक इसको ऐसा भयानक दिखाया जा रहा था, लेकिन इसके लागू होते ही ये सारा गुब्बारा विरोध का फूट जाएगा। और आप देखिएगा, मैंने जैसा कहा है 48 घंटे, 1 हफ्ता, 10 दिन बीतने दीजिए, कहीं से कुछ भी नहीं होने वाला है। और अगर कोई इसकी कोशिश करेगा तो वो तय जानिए वो अपना नुकसान ही करेगा, सेल्फ गोल करेगा। राजनीति में सेल्फ गोल करने की अधिकार सबको है, कोई भी पार्टी सेल्फ गोल कर सकती है, लेकिन ये सेल्फ गोल होगा अगर सीएए का विरोध किया जाएगा तो इसका परिणाम जो करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। हमारे साथ मेहमान और हमारे संवाददाता हैं, वो बने रहेंगे। यहां पर रुकूंगा एक छोटे से विराम के लिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद प्रखर श्रीवास्तव आपके साथ जुड़ेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। Hindustan has to